नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान बाबा, विचित सर, शादाब जी, मयंक जी और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। चर्चा आज ओपन एंडेड रखी गई है। सबकी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि चर्चा बसपा से होते हुए टर्नआउट पर जाएगी और वहीं अपना मुकाम खत्म करेगी। तो बाबा, ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे शुरू करते हैं बसपा का सवाल, क्योंकि चुनाव से पहले आपने, मायावती ने उनको उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। उसके बाद उनका चुनाव प्रचार शुरू हुआ, कैंपेनिंग उन्होंने की। कैंपेनिंग में ऐसी भाषण दिया उन्होंने कि 2 जगह FIR हो गया, घर बैठाया गया और अचानक से अब उनको हटा दिया गया। क्या दबाव की पॉलिटिक्स है या मायावती को लगता है कि सच में वो अभी इमेच्योर है पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, इमेच्योर है तो आप उनको लेके आए क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको तो घर का बच्चा है, आपको मालूम होना चाहिए ना कितना मेच्योर है, नहीं मेच्योर है। अब आप लेके आए, आपने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, ये भी कहा कि ये हमारा उत्तराधिकारी है। इसका मतलब वो काशीराम जी के एक दिन और हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो पूरी लेगेसी है काशीराम की और एक इंडिया में दलित मूवमेंट की लेगेसी है, उसकी बात होने लगी कि इस जो आकाश आनंद है उस लेगेसी को लेकर के कितना आगे जाएंगे। उस नौजवान लड़के ने 2-3 भाषण दिया, खूब वायरल हुआ वो भाषण, सुना गया, लोगों ने चर्चा शुरू की। कई बार आपने भी कहा कि एक बार हमको भी इस पर चर्चा करनी चाहिए। भाषण में टारगेट पे कौन रहेगा? बीजेपी रहेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सबके टारगेट पे वही है, क्योंकि सरकार में वही है, सरकार वही है। अब आप 1-2 भाषण देने के बाद FIR हुआ, तो कौन सा ऐसा नेता है जिसके खिलाफ FIR नहीं होता है? चुनाव के समय तो होता ही है FIR, चुनाव आयोग बोलेगा ही आपको। लेकिन हम सब जानते हैं चुनाव आयोग के दांत दिखाने के और है, असली दांत तो है नहीं। तो चुनाव आयोग आज तक तो वो एक सेशन के ज़माने में हुआ होगा जब बाला साहब ठाकरे को वोट ना देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन लिया था कभी कुछ धर्म के नाम पे प्रचार करने पे। अब तो वो सब तो इतने सालों से हमने देखा नहीं। तो आपने उसकी सज़ा दी है। उसकी सज़ा ये दी है कि ये लड़का इमेच्योर है। तो सबसे पहले आपकी पहली गलती कि इमेच्योर को आप क्यों राजनीति में लाए और अपना उत्तराधिकारी। दूसरी बात जो कि सब जानते हैं और बोल कोई नहीं रहा है, ये आपने दबाव में किया। सब जानते हैं किसके दबाव में किया, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सब जानते हैं किसकी बी टीम बनी हुई है, मायावती की BSP, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं रहा। तो सब कुछ जो है जनता के सामने है। अब जनता को तय करना है कि वो BSP का करें तो क्या करें। जहाँ पे समाजवादी पार्टी का जिस जात का उम्मीदवार होता है, आप भी प्रत्याशी बदल के उसी जाति का दे देते हो। एक जगह नहीं, 2-2 जगह, 2-2 जगह नहीं, 3-3 जगह। तो ये सब क्या शो करता है? यदि आपको देना होता पहले ही देते। ये करेक्टिव मेजर्स क्यों आ रहे हैं? पहले ही उम्मीदवार ले आते। यदि आपके दिमाग में वो सबसे सक्षम उम्मीदवार था तो उसको पहले लाते। तो अश्विनी को नहीं लाके, पुण्येंदु को नहीं लाके, मनोरंजन भारती को, विचित जी को, ये क्या है? ये वो म्यूजिकल चेयर चल रहा है क्या? ये लगातार बदल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दुविधा है इससे दिमाग में, जनता के दिमाग में, और जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। वो जब वोट करने जाएगी तो उनके बैक ऑफ द माइंड में ये सब चीज़ होगा कि बहन जी क्या करें। तो पुण्येंदु जी, बाबा बोले दबाव किसका है? किसका नज़र आ रहा है आपको दबाव बसपा पर? नहीं, ये तो बहन जी बताएंगे दबाव किसका है, लेकिन चर्चा ये है कि आकाश आनंद ने एक बहुत ही फायरी स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऊपर बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए और आतंकवाद से तुलना कर दी उन्होंने। 10 साल वाला जो बयान है, और उसको लेकर के सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि शायद वो जो गर्मजोशी में उन्होंने भावावेश में आके जो उस तरह का भाषण दे दिया, FIR उसी के लिए बात है। FIR उससे जो दर्ज हुई है, और बताया जाता है कि दबाव शायद उसी चीज़ का है। बाकी मैं ये कहूँगा कि शायद उन्होंने, बहन जी ने शो देखा था हमारा, जिसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि बहन जी को अपने परिवार के किसी सदस्य को बनाने के बजाय, जैसा कि कांग्रेस में है कि आरोप है एक परिवारवादी पार्टी का, लेकिन उन्होंने खड़गे साहब को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अब जरूर हो सकता है बैकडोर से कंट्रोल है, नहीं है, लेकिन परसेप्शन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी जिस तरह खड़गे साहब का सम्मान करते हैं, वो एक सम्मान दिखता है, वो सिर्फ दिखाने वाला सम्मान नहीं है। और खड़गे साहब बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक इंडिया अलायंस को लेकर के वो किया है, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, जो एक मैच्योरिटी वाली बात है, गंभीरता के साथ, मतलब एक अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, तो वैसा ही अगर बहन जी किसी ऐसे व्यक्ति को बनाती तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल उन्होंने जिस ऐन चुनाव के बीच में, मैं कहता हूँ अगर हटाना भी था तो ऐन चुनाव के बीच में ऐसे हटाना, ये बहुत वोटर्स के बीच में मैसेजिंग
गलत है, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल हो रहे हैं और मैं देख रहा था कि मैंने बहुत ध्यान से देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो तकरीर जिसको कहते हैं कर रहे थे, वो बहुत बढ़िया भाषण जोश में दे रहे थे। युवा हैं, मुझे लगता है कि एक जैसा मयंक सर कहते हैं ना कि वो तेजस्वी ने RJD 2.0 को वो किया है, एक नया फेस दिया है कि लालू यादव से जो वोटर कहीं अपनी देसी जबान में आगाह गए थे, तो वो नए वोटर को उन्होंने जोड़ा, वो माई नहीं बाप की पार्टी को बनाया। तो शायद आकाश आनंद भी वैसा कुछ करने की फिराक में थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे थे और BSP को मानते थे ना कि मीडिया से उनके लोग बात नहीं करते। एक जमाने में हम देखते थे सुदीन भदौरिया साहब बैठे हुए होते थे, अब तो कोई प्रवक्ता भी आप कौन है पता नहीं है। BSP के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी तो इतना आसान नहीं होता। नया बदलाव ला रहे थे, BSP को चेंज करना था तो करते, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप परिवार के इतर अगर किसी को आप लीडरशिप देना चाहते हैं, उनको करना चाहते हैं, तो आपको उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, एन चुनाव के बीच में मुझे लगता है आत्मघाती कदम। शादाब जी, जैसे इन्होंने कहा कि परिवार का जो सब वीडियो देख के इस चीज़ में ये बोल रहे थे कि परिवार का नाम है, लेकिन उनका भाई तो अभी भी वही उनको ही पद दिया हुआ है जो पहले पद था उनके पास, यानी परिवारवाद तो वहाँ जारी है। आकाश को ही साथ क्यों किया गया? क्या मैसेजिंग है या जो दबाव आ रहा था उनके ऊपर कहीं से, वो दिखा के कि हाँ चलो हमने हटा दिया, अब दबाव नहीं आना चाहिए? आपको क्या नज़र आता है? देखिए बिल्कुल, जैसा कल जो मायावती जी ने 3 ट्वीट किए उसमें उन्होंने ये कहा कि आकाश को हटाने की बात की और जो उनके भाई हैं आनंद कुमार, उनकी जिम्मेदारी बनी रहेगी पार्टी को मजबूत करने के लिए। देखिए 2 लोगों ने इस पूरी बात कह दी है तो मैं वो बात तो रिपीट नहीं करूँगा, उस बात को आगे बढ़ाऊँगा। देखिए आकाश जो है वो बसपा के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आए थे और जो लोकसभा जो उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ज़्यादातर प्रत्याशियों की डिमांड थी कि आकाश को उनके यहाँ भेजा जाए। आकाश एक नई उम्मीद के तौर पे उभरे थे और लगता था कि BSP को रिवाइव कर सकते हैं। जिस तरह उनके अंदर बहुत क्लैरिटी थी, खासतौर पे जो BSP जिस तरह का नैरेटिव सेट करती है, जिस तरह की बात BSP करती है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। अगर आप आकाश के भाषण को सुने तो वो ठीक उस वर्ग को टारगेट कर रहे थे, उस कोर वोटर को टारगेट कर रहे थे जिसको बहन जी चाहती हैं। तो मायावती से ज़्यादा साफगोई के साथ वो बात कर रहे थे। जैसा हालांकि उनकी ज़ुबान फिसली, जैसा कि अभी आपने पुनेंदु ने कहा कि वो उन्होंने कह दिया कि आतंकवादियों की सरकार है, उससे वो बच सकते थे। लेकिन मैंने एक बयान और भी सुना, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राम मंदिर जाएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज के दौर में कोई भी राजनेता इस तरह से नहीं बोल सकता है, क्योंकि मंदिर को लेकर एक लोगों का सेंटिमेंट है, एक फीलिंग है। लेकिन आकाश आनंद ने वो बोला कि वो मंदिर नहीं जाएंगे, बल्कि वो संसद जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये हालांकि इस बयान की आलोचना भी हुई। लेकिन अगर आप उनके भाषण को, ये तो उनका एक बयान हुआ, लेकिन उनके भाषण को अगर आप सुने तो ऐसा लगता था कि वो जो उम्र है उससे ज़्यादा वो मैच्योर है। उनकी उम्र तो कम थी, लेकिन वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई पुराना खाटी राजनेता बोल रहा है जिसको लंबा अनुभव है, जो संसद से होके आया है। तो इस तरह का अनुभव वो दिखा रहे थे अपने भाषण में। अगर सिर्फ 2-3 बातों को आप छोड़ दें, FIR तो जैसा बाबा ने कहा कि होती रहती है। आज भी मैं देख रहा था कि एक आदमी के ऊपर FIR हुई, तमाम FIR नेताओं के ऊपर हुई है, तो FIR से डरने की कोई बात नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि बहन जी ने एक उभरते हुए सितारे को अस्त कर दिया। एक जो सितारा जिसकी अभी रोशनी फैलनी थी, तो वो उसकी लाइट ऑफ कर दी गई, मैं यही कहूँगा। और ये BSP के लिए ठीक नहीं हुआ। ठीक, चर्चा के बीच में बाबा चाय आई नहीं तो उससे पहले मयंक जी चीनी लेके आ गए थे पता था इनको। सर विचित सर, आपसे शुरू करते हैं। चाय का सिप ले लीजिए पहले, बताइए चाय कैसा है? चाय अच्छी है, चाय कड़क चाय बनी है आज। तो थोड़ा कड़कती हुई बात बता दीजिए कि बसपा का जो हम तीसरी चर्चा है ये बसपा को लेकर, और पढ़े भी आप बसपा पे याद आए आज तो आपको नहीं, आज वैसे मैं बता दूं कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर करते, इजराइल ने जैसे रफ़ा पे हमला कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मैं तब इनको शिकायत का बहुत मौका मिलता है कि मैं बहुत लंबा समय लेता हूँ। एक सवाल ऐड करूँगा, क्या आपको लगता है सैम पित्रोदा अभी कांग्रेस के नए मणिशंकर अय्यर हैं? चलिए आप जवाब देना चाहते तो दे लीजिए। कोई सैम पित्रोदा ये पता नहीं ऐसा क्या है, स्लीपर सेल है क्या है लेकिन इस समय पूरे 5 साल तक तो कहाँ हैं, क्या करते हैं पता नहीं चलता। एक बार अमेरिका राहुल गांधी गए थे तो उनके साथ फोटो उनकी दिखी थी कुछ ओवरसीज कांग्रेस को। हाँ, तो ओवरसीज कांग्रेस को, लेकिन फिर जो है चले आते हैं भारत में चुनाव के समय में चले आते हैं कि मतलब उनकी वाणी चली जाती है, और उनकी वाणी उनके सशरीर मौजूदगी से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कांग्रेस के लिए। तो खैर वो कोई मुद्दा नहीं है, वो अनावश्यक मुद्दा है, हर व्यक्ति को अपने विचार। लेकिन सर टीवी पे तो आज छाए हुए हैं वही, उससे पहले भी वो टीवी पे छाए हुए थे। कांग्रेस उसको तुरंत अलग कर लेती है अपने आप से। प्रधानमंत्री की वाणी में बहुत जादू है, वो जिसको न ये कर दे सही बात। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनको, नहीं, सर्वोच्च नेता है, जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए बिल्कुल
तो प्रधानमंत्री ने उनके बयान को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया और इसीलिए वो छाए। तो बसपा पे क्या लगता है आपको? इसको ज़्यादा मुद्दा मत बनाइए। अच्छा, हम सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिल्ली में क्या कहा जाता है, इसलिए कोविड के समय खास कर कहा गया था, मुझे याद है कोविड के समय। और जो नागपुर के नीचे सब साउथ इंडिया मद्रासी ही है, कोई केरल नहीं है, कोई कर्नाटक नहीं किसी को, तो इस पर थोड़ा बचे तो अच्छा रहेगा। तो अब रही आकाश आनंद बीएसपी आकाश आनंद। आकाश का आनंद या आनंद का आता है? आनंद का क्या नाम है? आकाश आनंद। हाँ, आकाश आनंद। तो उनके आकाश का परिसीमन कर दिया मायावती ने कि बहुत बड़ा अभी होने लायक नहीं है। इसमें आप देखिए कि हमने उनके कई इंटरव्यू देखे हैं। आकाश आनंद लहजा तो उनकी तरह नहीं है, कांशीराम की तरह, लेकिन वो बात कांशीराम वाली ही करते हैं। मसलन कांशीराम ने कहा था कि हम किसी के साथ जा सकते हैं। ये बात उन्होंने भी कही। ये भी बोलते थे कि हम किसी के साथ जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांशीराम ने जैसे अयोध्या को लेकर के, मंदिर को लेकर के उनके जो बयान थे, उन्होंने वहाँ शौचालय बनाने की बात की थी। इन्होंने वैसी आपत्तिजनक बात तो नहीं की, लेकिन इन्होंने भी ये कहा कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा और मैं संसद जाना पसंद करूँगा। वो भी सत्ता को महत्वपूर्ण मानते थे कि उससे दलितों में ये होगा, ये भी सत्ता वाली बात करते थे। वो भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चूँकि उनके समय में कांग्रेस सत्ता में ज़्यादा थी और सांपनाथ और नागनाथ दोनों को मायावती ने कहा था या मायावती ने कहा था ये तो, लेकिन कांशीराम का भी यही फलसफा था और तिलक तराजू तलवार से लेकर के तमाम बातें होती थी। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार पहली बार बनी थी 1993 में उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीएसपी शामिल थी, उसमें कोई सवर्ण या अगड़ी जाति का व्यक्ति मंत्री नहीं था, तो ये कांशीराम के दबाव की वजह से हुआ था। कांशीराम जो राजनीति करते थे, लेकिन कांशीराम की उस राजनीति ने मायावती को तो ऊंचाई उस समय दी, लेकिन मायावती जो राजनीति पिछले कुछ वर्षों से कर रही हैं, उसमें आकाश आनंद जो कुछ बोल रहे थे वो मायावती को कोई ऊंचाई तो नहीं दे रही थी। मायावती को लग रहा था कि वो कहीं फंस न जाए। फिर दूसरी बात कि मायावती को आप लोगों ने किसी ने सक्रिय राजनीति करते पिछले एक दशक से तो नहीं देखा है। लगभग चुनाव के समय में, चुनाव हो रहा है उस समय आप आ जाते हैं और 2 महीना 3 महीना 2-3 रैलियाँ 10 रैलियाँ कर लिए, इतने भर की उनकी राजनीति है। बाकी वो एक बंद कमरे में है। जैसे फिल्मी दुनिया में सुचित्रा सेन के बारे में कि उनको किसी ने देखा नहीं, बहन जी को भी कोई नहीं देखता। धरना प्रदर्शन नहीं, धरना प्रदर्शन भी तो दूर की चीज़ है। वो रैली उतना बड़ा उनका कदर है, कम से कम रैली, लोगों से मिलना जुलना, वो कहीं किसी के यहाँ आना जाना, वो सब ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो इसलिए उन्होंने एक तरह से ऐसा लगता है जैसे कि वो राजनीति में होकर भी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी घोषित कर दी है और अपने भतीजे को उन्होंने जो कुछ कहा है वो लगता है कि एक किस्म का दबाव है। वो दबाव है या कोई लगाव है मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इस पर तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो भतीजे को एक तरह से एक डांट भर है। वो आज नहीं तो कल वो भतीजा ही उनका वारिस होगा या परिवार का ही होगा। मुझे नहीं लगता कि मायावती को अचानक सद्बुद्धि आ गई है और कांशीराम की तरह उस एक बड़े समाज को सुधारने या के हित के लिए कोई फैसला लेंगे। मयंक सर, आपकी डिमांड बहुत रहती है यूट्यूब कम्युनिटी में। लोग कहते हैं कि ये उस दिन आप पीला शर्ट पहन के आए तो लोग बोले कि पीला शर्ट वालों को ज़्यादा बोलना मौका दिया करिए। अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण ये है कि टर्नआउट की काफ़ी चर्चा है। हर फेज़ के बाद ना विपक्ष ये कहता है टर्नआउट, और इलेक्शन कमीशन में काफ़ी सवाल उठते हैं। तो कल भी देखा हमने कि टर्नआउट पिछली बार की तुलना में आज 65% हो गया है, लगभग 1.5% कम है पिछली बार की तरह, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड के मुकाबले ज़्यादा हुआ है इस बार। क्या कारण नज़र आते हैं आपको, और क्या विपक्ष इससे कहीं खुश हो सकता है कि टर्नआउट कम है तो उसके लिए खुशी की खबर है? इसका सीधा जवाब नहीं देंगे। अच्छा थोड़ा सा तो घुमा फिरा के कहिए, अच्छा लगेगा। आज कितना तारीख है? आज 8 तारीख। आज 8 तारीख है। अब 8 अप्रैल को हम लोग चलते हैं, एक महीना रिवाइंड करते हैं, तो इलेक्शन लगता था बड़ा बोरिंग है। सही बात। और जब शुरू हुआ तो उसके बाद से थोड़ा लगा कि थोड़ा सा मसाला आना शुरू हुआ। अब 3 फेज के बाद कुछ मसाला आ गया, 2 मसाला आ गया है एकदम से साफ। केस ऑफ मिसिंग पॉलिटिशियंस और केस ऑफ मिसिंग वोटर्स, दोनों चीज़ है। अब मिसिंग पॉलिटिशियन में मायावती का नाम हम लोग ले ही रहे हैं, नीतीश जी को भी उस कैटेगरी में शायद हम लोग रख सकते हैं। सही बात है, पूरे चुनाव में बाबा दिख नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार
का हम लोग जो सोशल मीडिया पे कोई लाइव वगैरह तो देखे नहीं है, सोशल मीडिया पे 2 चीज़ उनका आता है, 4000 पार और दूसरा कि लालू जी ने देखो कि 9 बच्चे पैदा कर, लालू जी के बच्चे पैदा दो ही करने चीज़ इस इलेक्शन में। तीसरे लीडर जो मिसिंग है इस बार एक्शन में, और वो किसी और वजह से उनको जेल में ही डाल दिया गया, अरविंद केजरीवाल। तो मिसिंग लीडर्स, और इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड मेरे हिसाब से टर्नआउट भी है, और मिसिंग वोटर। तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो ये बोल रहे हैं क्या कि मिसिंग लीडर अब क्यों है नहीं है ये पता नहीं, लेकिन हाँ हेमंत सोरेन का, हाँ हेमंत सोरेन भी है, लेकिन मैं सही बोल रहे वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुनवाई की वैसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ नहीं हम उस पे कोर्ट पे कैसे बोले आप? हाँ, वो उस कोर्ट पे- अपना तय उस पे करे। हम ये बोल रहे वैसे हैं हम दर्शकों को बता सकते हैं कि फ्राइडे को उनके अंतरिम जमानत पे वो फैसला देने वाला है, कल है। हाँ, तो वो मिसिंग वोटर को अब ये जुड़ा हुआ है। मिसिंग वोटर हम बोले तो आप देखिए क्या है कि कहाँ ज़्यादा डाउन है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा डाउन है, और मध्य प्रदेश में फर्स्ट 2 फेज में था, इस बार ठीक हो गया। ओवरऑल अभी तक महाराष्ट्र में डाउन है, उत्तर प्रदेश में डाउन है, और बिहार में डाउन है। गुजरात में पिछली बार की तुलना में 5%, हाँ। वेस्ट बंगाल में 5.2%, और बड़े राज्य में यही है, महाराष्ट्र में भी डाउन है। हाँ, और तो उसका जैसे वेस्ट बंगाल का बेस इफेक्ट है। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पोलिंग होती है, और यही दिक्कत जनरली होता है क्या कि वो मतलब नैरेटिव दबा के ले जाते हैं कि चलो आज वोट देना ही है। इस बार जो है वो गर्दन जो दर्शक पकड़ के ले बिहार के उससे नहीं है, उसको गर्दन। बिहार के लोग तो समझ जाएंगे गैर बिहारी में समझा दीजिए। तो ये जो देखेंगे कहाँ हो रहा है टर्नआउट का, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी वही मिसिंग लीडर से ही शायद रिलेटेड है कि बिहार में नीतीश के वोटर को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा वोट एनडीए को जाएगा इवेंचुअली या इंडिया को जाएगा। क्योंकि नीतीश बाबू इलेक्शन के बाद क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, वोटर को भी तो बिल्कुल पता नहीं है। इसीलिए वो शायद एक्शन से, उनके वोटर भी एक्शन से बाहर हैं, तो इसीलिए लगता है शांत बैठे। एग्जैक्टली सेम चीज़ मायावती के वोटर के साथ भी हो सकता है कि मायावती को जो हम वोट दे रहे हैं ये किसको वोट पड़ रहा है हमको पता नहीं है। इसीलिए शायद हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी डाउन है। अच्छा, हाँ। और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कि शिवसेना कौन, एनसीपी कौन, लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। अब अजीत पवार चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे, और एकनाथ शिंदे कितने मजबूत रहेंगे, और इसका वोट कहीं इंडिया को तो नहीं चला जाएगा। तो एनडीए वाले जो वोटर होंगे उनको दुविधा होगी ये, और इंडिया गठबंधन वाले वोटर को दुविधा होगी कि पता नहीं कौन इसके बाद से ये उद्धव ठाकरे इसी में रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। सही बात है। इस तीनों जगह में जो वोटर टर्नआउट डाउन है, इसके पीछे मेसी अलायंस जो है और मिसिंग लीडर्स जो है, मेरे हिसाब से ये वजह है। नहीं, आपने एक मिनट, इन्होंने बहुत सही पॉइंट बोला है। इन्होंने जिस ढंग से महाराष्ट्र की व्याख्या की, अब बिहार की, महाराष्ट्र में मेरी चूँकि कल ही पोलिंग हुई है तो बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई कल से लेकर आज तक में, तो बहुत सारे लोग सच में बहुत कंफ्यूज हैं। और लोग बोल रहे हैं कि बारामती का चुनाव भी टाइट है, बाकी आप किसी और से बोलेंगे तो नहीं, सुप्रिया सुले जीत रही है। अब बहुत सारे बारामती एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ 167 कंप्लेंट्स दर्ज किए गए, अभी तक इतना किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये बात हुई। दूसरा एक शिगुफा जो है शरद पवार ने छोड़ा है। क्या? आपने एक अंग्रेजी अखबार में उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं इस देश में, इस ढंग की राजनीति हो गई है कि जो छोटी पार्टियां हैं कांग्रेस से या तो जो निकली हैं या जो उनकी एलाइज हैं, वो आगे चल के उनके और नज़दीक जाएंगी और उसमें से कुछ तो कांग्रेस में मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, अपनी पार्टी के लिए भी अपनी पार्टी के लिए भी कहा है। अब वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किया कि भाई ऐसा क्या है। बोला शरद पवार जो है उन्होंने तो अभी तो ये कह दिया, वो इंटरव्यू कुछ दिन पहले का हुआ है, उसको पब्लिश क्या जानबूझ के आज किया गया है, ये भी एक सवाल उठाया गया। और ये भी कहा गया कि ये इंटरव्यू कुछ दिनों बाद होने वाला था पब्लिश, लेकिन उसको किया गया जो महाराष्ट्र में इस फेज के बाद जब बारामती का चुनाव हो गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जो कन्फ्यूजन महाराष्ट्र के वोटरों में है, कौन असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है,
आपने उनका घड़ी का सिंबल तो ले लिया, लेकिन पवार खुद अभी हैं, बाला साहब नहीं है तो चले, उनके पार्टी टूट गई। आपको एक ठाकरे सरनेम चाहिए था तो आप राज ठाकरे के पास गए, दिल्ली बुलाया गया, मीटिंग हुई। हालांकि राज ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बिना कुछ मांगे, ये बिना कुछ बिना मांगे, शर्त। क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से डरते हैं। राज ठाकरे का एक हवा खड़ा किया गया इस देश में कि वो बहुत बड़े लीडर है। वो बहुत बड़े लीडर ने, उनका केवल एक ही विधायक है। सही बात, अभी भी वो अपनी पूरी राजनीति उत्तर भारतीयों को डराने धमकाने पे चलाते हैं, वही उनका यूएसपी है। बीजेपी भी इसलिए थोड़ा आगे बढ़ के डर गई कि क्या पता उसके बहुत नज़दीक आने से उत्तर भारतीय मेरा वोट न खिसक जाए, समझ गए आप। तो और उसके बाद लोगों को, वहाँ के लोगों को मालूम चल गया कि जिस ढंग से दो पार्टियों में दो तरफा टूट की गई है, ये शायद महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया। जो मयंक जी कह रहे हैं वोटर टर्न आउट महाराष्ट्र में सबसे कम इसलिए भी हो सकता है, मतलब कन्फ्यूजन है लोगों कन्फ्यूजन है लोगों में। बोला कि यार यही राजनीति है क्या, क्यों किसको वोट देना है, आप चाचा को दें कि तो भतीजा को दें कि उद्धव ठाकरे को दें कि शिंदे को दें, इसको लेकर के मुझे लगता है इसका ये प्रभाव पड़ा है। विचित सर, इसमें एक पुण्येंदु जी, हाँ मैं जो है इसमें कुछ सवाल पूछना चाह रहा था मयंक सर से ही कि देखिए पहले जो 2 चरण थे उसमें पोलिंग में 19 की तुलना में काफ़ी कम थी, 3 से 4% कम हुई। लेकिन ये जो चरण है ये इस पर अच्छा मतदान, मैं कहूँगा अच्छा मतदान हुआ, 65% से ऑलरेडी अभी जो डेटा है, हो सकता है अभी और अपडेट होगा, हो गया है। अभी हम मध्य प्रदेश का अगर एक केस स्टडी के तौर पे एग्जांपल लें तो पहले 2 चरण में भयानक गैप था। पहले चरण में 7% कम मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 9% कम मतदान हुआ था, लेकिन इस चरण में वो मतदान मुझे लगता है पिछले चरण से ज़्यादा हो चुका है। नहीं 2.5% था उस समय, लेकिन अभी जो अब आंकड़ा जैसे पिछली बार 66.7%, इस बार वो 66.7% ऑलरेडी हो गया है। तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत और अपडेट होकर हो सकता है कि एक माइनर वो बढ़त ले ले। अब 9% कम से अचानक सीधे बराबरी पे आ जाना, या 4% के अंदर से अचानक वो 1.5% का अंतर मान लीजिए हो जाना, ये क्या इशारा करता है? इसकी क्या अब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है अचानक इस चरण में, जो चुनाव थोड़ा ठंडा लग रहा था, ये वजह है या कोई और वजह है कि पार्टियां ज़्यादा मोबिलाइज कर रही हैं अपने वोटर्स को, क्योंकि एक बड़ा या इलेक्शन कमीशन उस हद तक काम कर रहा है। सवाल है कि क्या और अगर 2 चरण में 7-9% कम हुआ था और अब ये क्या है बराबर हो गया, मध्य प्रदेश की अगर हम एग्जाम्पल लें, और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तीसरे चरण में ऐसा बुरा नहीं हुआ है। पिछली बार लगभग 64% के करीब हुआ था, इस बार भी वो 61.45% के आसपास हो चुका है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत और अपडेट हो तो उतना बुरा नहीं मानेंगे। उसको आप कैसे देखें? ओवरऑल टर्नआउट इस बार थोड़ा बेहतर रहा है। हाँ, वही सीधा से एकदम ऑब्वियस आंसर है। पहले देखिए ना, कुछ दिन पहले तक लगता था कि मोस्ट बोरिंग इलेक्शन होगा, ये किसी को इंटरेस्ट नहीं था। कभी भी कांग्रेसी भी नहीं बोलते थे कि हमारी सरकार आ रही है, कांग्रेसी बोलते भी नहीं थे ये। अब अचानक ही सोशल मीडिया पे क्लेम करने लगे कि अब तो बीजेपी को 200 से नीचे कर देंगे और हमारी सरकार आ रही है। बाबा बोलेंगे रुकिए। हाँ, ये सब मुझे मालूम है, ऑफिस में 2 लोग बोलते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, क्या बोलते थे? हाँ, मैंने क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मतलब विपक्ष ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। पता नहीं 2 फेज के बाद उनको क्या लगा, उनको क्या फीडबैक मिला, वो लोग एग्रेशन में आ गए। और उसी के काउंटर में बीजेपी वाले को भी लगा कि कहीं ये लो टर्नआउट हमको तो नुकसान नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे वोटर भी कंप्लेसेंट हो गए। और तो इसीलिए मोबिलाइजेशन दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त हुआ है 2 फेज के बाद। और उसका असर इलेक्शन कमीशन भी बहुत सक्रिय है। सही बात, इस बार अब बहुत सारा इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। आज कहीं पढ़े थे कि हीरा दिया जा रहा है, हीरा की अंगूठी दी जा रही है। ये थोड़ा ज़्यादा ये ज़्यादा है, थोड़ा रफू कर देते हैं। आम हो गया, मालदा में आम लटकाया गया था, आम का जो वो जूस दिया जा रहा था। मैं राजस्थान में था, मैं इसलिए बताता हूँ कि, लेकिन उस दिन वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं थी। तो आपको दिमाग में होता है कि यदि आप राजस्थान में खुद नहीं घूम रहे हैं तो आप कहें यार राजस्थान में है, यार अप्रैल में चुनाव कराते हो, कैसे होगा। लेकिन सच में उतनी गर्मी नहीं थी जिस दिन वोटिंग हुआ है। बहुत जगह मौसम बदल गया था, लेकिन फिर भी वोट कम हुआ। वोटर में उदासीनता है, आपको बता दूं। उसके बाद कार्यकर्ता में उदासीनता है। वोटर का तो चलिए फिर भी पॉलिटिकल पार्टी से लगी, कार्यकर्ता नहीं निकल रहे हैं घर से, जो वोटर को बूथ पे लाते हैं। ये सारे पन्ना प्रमुख वो सब फेल हो गए थे, क्योंकि वो निकले ही नहीं। उन्होंने बोला कि बस उदासीनता है, दोनों तरफ से उदासीनता। आप कैसे भी इंटरप्रेट कर लिए, कोई थंब रूल है नहीं। लेकिन 5 बार, आप दोनों तो जानते हैं ना, 5 बार वोटिंग कम हुई है तो 4 बार सरकार बदली है। ये है ना, तो इसको थंब रूल तो नहीं कहेंगे, फिर भी अब उदाहरण है तो फैक्ट तो बोलना ही पड़ेगा। 6 में से 4
नहीं, एक मध्य प्रदेश वाला जो आंकड़ा हो था सकता है कम, पता नहीं, मैं चूँकि बहुत इस पर मेरा न तो अध्ययन है न ये, कि पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए थे वो शुक्रवार के दिन हुए थे। हाँ, वो दोनों शुक्र दिन तो वो शुक्र शनि रवि छुट्टियों का भी घालमेल होता है। लोगों को लगता है कि क्या है वोट देने का, बाकी लोग वोट दे ही देंगे, हम नहीं भी देंगे। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलती की, तो कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं आप। और मैं आपकी बात और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से राजीव कुमार साहब ने जब कर्नाटक का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मयंक सर को याद होगा, तो उन्होंने बुधवार, मुझे क्यों अश्विन, बुधवार के दिन शायद चुनाव का वर्किंग, और उन्होंने उसकी वजह ये बताई थी कि अगर हम फ्राइडे उसमें रखते तो वीकेंड्स में लोग ऐड करके लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन को वो कर्नाटक का एग्जांपल वो भूल गए इस बार? हो सकता है कि भूल, सर आप मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। नहीं हमने बोला कुछ अभी। नहीं, बोलिए कुछ। फिर आप मंडे को आए। जी सर, सवाल आपसे ही रहेगा और शादाब जी से। मैं एक सवाल ये कहना चाह रहा था कि 25 सीटें गुजरात में हुई, वहाँ करोड़ 26 नहीं 25, एक सूरत तो अनपोज हो, हाँ, वहाँ के टोटल। सबसे अजीब था कि लोग पोस्ट कर रहे थे कि सूरत में 0% मतदान। हद है, सबको पता है कि वहाँ वोटिंग नहीं हो रही है। नहीं तो कांग्रेसी सब बोल रहे थे कुछ, इंडिया गठबंधन वाले कुछ बोल रहे थे हद हो गया, सूरत में 0% मतदान। अच्छा, मुझे क्या पूछ रहा था बताइए। देखिए, नहीं, मेरा सवाल ये था कि वहाँ 4 करोड़ 69 करोड़ करीब टोटल मतदाता थे, और वोट जिसने उनके बाबा, ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं जो इलेक्शन कमीशन नहीं दिया लेकिन हम लोगों ने निकाला। उसमें ये है कि गुजरात में 2 करोड़ 85 लाख मतदाताओं ने वोट डाला, नहीं डालने वालों की संख्या थी 1 करोड़ 94 लाख, सबसे ज़्यादा यही थी। मतलब गुजरात में की बात कोई नहीं कर रहा है। गुजरात में 5% का पिछली बार से कम अभी तक सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों में था। गुजरात में आपको लोग लगता है कि जनता भी समझ चुकी है क्लीन स्वीप है, कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए इतना 2 करोड़ मतदाता लगभग घर से नहीं निकले, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। शादाब जी, आपकी बात में तो 100% सच्चाई है। उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, क्या जो राजपूत मतदाताओं की जो नाराजगी थी वो तक घर बैठ गए हों, ये भी तो हो सकता है। कितना सीट पे है, बहुत ज्यादा सीट पे है नहीं, वो तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नुकसान पहुंचा नहीं तो बीजेपी के जो लक्ष्य था कि इस बार वो 25 सीटों पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, मुझको ये लगता, देखिए नहीं है, रूपाला ने कई बार माफी मांगी, आज भी मांगी उन्होंने। एक चीज और बताएं, बेसिकली होता क्या है ना कि कभी मुझे ये लगता है कि जो शुरू में ही एक नैरेटिव सेट किया गया है कि अब की बार 400 पार, और जिस तरह से अति उत्साह दिख रहा था, उसमें कई बार क्या होता है कि वोटर को ये लगता है कि सब कुछ तो मोमेंटम बन गया है और ये तो हो ही रहा है, ये तो हमें क्या वोट देने की ज़रूरत है। एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक गांव में यज्ञ हो रहा था, तो हुआ कि हर कोई अपने घर से 1-1 लोटा पानी लेकर आएगा, 1-1 लोटा दूध लेकर के आएगा यज्ञ में जो भोज भात होना है उसके लिए। तो एक ने सोचा कि सब लोग तो दूध ले ही जाएंगे, अगर हम 1 लोटा पानी ही ले जाएंगे तो कहाँ पता चलेगा। पता चला कि वहाँ सिर्फ पानी ही आया, क्योंकि सबने ऐसा ही सोच लिया। तो इसी तरह से हो सकता है कि वोटरों ने ये सोचा हो कि अब क्या करना है इसमें सब लोग तो दे ही रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों, एनडीए के हों या इंडिया के, हमारे लोग दे ही रहे हैं, बाकी लोग हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो दूसरे के मजबूत कंधों पर लोकतंत्र का बोझ रख करके लोग अपने घरों में बैठ गए होंगे, ये हो सकता है। शादाब जी बस खत्म कर ली फिर। देखिए मेरा ये मानना है कि जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण अच्छा दिया और बहुत हंसी वाला उदाहरण दिया। देखिए गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला रहा है, और जो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए, तो भाजपा ये मानती है कि हमको गुजरात में सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और जनता में भी यह है कि भाई यहाँ तो भाजपा ही आनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, भाजपा ही कोई सारी लोकसभा सीटें मिलेंगी। तो जो आपने कहा कि जो 5% के करीब वोट कम पड़े, तो वो एक मुझे लगता है कि उदासीनता ज़रूर वोटर्स की है कि वो वोट करने नहीं निकला, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ तो भाजपा जीत ही रही है, हम नहीं जा रहे तो चलो हमारे पड़ोसी चले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार चले जाएंगे, हमारे भाई चले जाएंगे, हमारे भतीजे चले जाएंगे। तो ये भावना हो सकती है, हम लोग यहाँ बैठ के अंदाज़ा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये रीज़न है कम वोटिंग होने का। लेकिन देखिए सरप्राइजिंगली ये है कि गुजरात में भी कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ओवरऑल स्टेट्स का देखूं तो बहुत से राज्यों में जैसे आप राजस्थान को मान लें, मध्य प्रदेश को मान लें, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है वो बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाजपा के सपोर्टर्स भी मान रहे हैं कि उन राज्यों में सीटें घट रही हैं, तो वैसे ही गुजरात में भी हैं। तो ये जो वोटर्स टर्नआउट कम हो रहा है उसके मल्टीपल रीज़न थे, जैसा कि अभी सर ने भी बताया, आप सब लोगों ने बताया, तो वो चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि गुजरात में जो वोटर्स ने जो थोड़ी उदासीनता दिखाई, उसको ये लगा कि यहाँ तो भाजपा जीत रही है, हम नहीं भी वोट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भावना हो सकती है। लेकिन तो इसका काउंटर्स भी है ना कई।
अब जैसे आप देखें अब कि मोबाइल पढ़ के example- काउंटर नहीं, निकाल रहे हैं, आप समय पढ़ा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे चूंकि बड़े दिग्गज इस फेज में चुनाव में थे, सही 9 बात सीटों है। में। शिवराज विदिशा सिंह से चौहान। शिवराज सिंह चौहान थे, वहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वो 74% से ज़्यादा हुआ है। राजगढ़ से थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय दिग्विजय सिंह। सिंह, वहाँ पर तो जो मतदान हुआ है वो 76% से ज़्यादा हुआ है। और गुना जहाँ पे सिंधिया साहब थे वहाँ 72% से ज़्यादा मतदान हुआ है। तो तीनों दिग्गजों वाली जो सीट थी वहाँ पर ज़बरदस्त मतदान हुआ है। ऐसा भी कह रहे बाबा हैं कुछ सर टिप्पणी कि इस पे आप करना बाबा, चाहेंगे? उन्होंने तो भावनात्मक अपील की थी। गांधीनगर में कम हुआ, 59% हुआ है। लेकिन तो वहाँ पर मुझे चिंता अच्छा, है कि मैंने देखा 10 कि लाख का टारगेट कैसे पूरा होगा। अश्विन एक चीज और भी है कि वहाँ गुजरात में बड़ा वेरिएशन है। अमरेली में 50% से कम हुआ है, हाँ। और वलसाड़ में 70% से ज्यादा हुआ है। तो गुजरात में बहुत वेरिएशन है। गुजरात के करीब 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी जो टॉप बॉटम जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज निकाला जाए जहाँ टर्नआउट कम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात है। यानी गुजरात के मतदाता सच में छुट्टी मनाने चले गए थे। तो चलिए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।